अगर मैं आपसे पूछूं वैदिक ज्योतिष का सबसे गलत समझा गया ग्रह कौन सा है, बहुत लोग तुरंत कहेंगे शनि, कुछ लोग बोलेंगे केतु। लेकिन जो अनुभवी ज्योतिष होंगे ना, उनके लिए एक और नाम ऐड हो जाता है और वो है राहु का। आज इंटरनेट पर राहु के बारे में हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। कोई कहेगा राहु महादशा शुरू होते ही सब बर्बाद हो जाता है, कोई कहेगा राहु महादशा मतलब ओवरनाइट सक्सेस, कोई कहेगा फॉरेन सेटलमेंट पक्की है और कोई कहेगा इस दौरान शादी कभी सक्सेसफुल नहीं होती। लेकिन इनमें से कितनी बातें वैदिक ज्योतिष के अनुसार सच हैं और कितनी आधी जानकारी। आज का एपिसोड सिर्फ राहु महादशा की कहानी नहीं, ये राहु को शुरू से अंत तक समझने का प्रयास है। हम जानेंगे राहु का जन्म कैसे हुआ, राहु असल में है क्या, उसे छाया ग्रह क्यों कहा जाता है, 18 साल की राहु महादशा में किस प्रकार के बदलाव देखने को आपको मिल सकते हैं, करियर, धन, विवाह, संतान, हेल्थ, फॉरेन सेटलमेंट, स्पिरिचुअलिटी, कंजक्शंस, अंतरदशा और अंत में वैदिक और लाल किताब के उपाय भी। लेकिन इस सफर की शुरुआत होती है समुद्र मंथन से। देव और असुर दोनों अमृत की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब अमृत कलश निकला तो हर किसी की नजर उस पर टिक गई। लेकिन उस भीड़ में एक असुर था, स्वरभानु। उसने युद्ध नहीं किया, उसने बल का प्रदर्शन भी नहीं किया, उसने एक मौका देखा और देवताओं के बीच जाके बैठ गया। जब वो अमृत पीने लगा तब सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत उसके गले को स्पर्श कर चुका था। तो हुआ क्या, सिर बना राहु और धड़ बना केतु। अब यहाँ से ना ज्योतिष शुरू होती है। पुराण सिर्फ कहानी नहीं सुनाते थे, वो प्रतीक भी देते थे। सोचिए, राहु को सर के रूप में ही क्यों दिखाया गया। सर देख सकता है, सोच सकता है, योजना बना सकता है, इच्छा कर सकता है, लेकिन उसके पास धड़ नहीं है, यानी भूख है लेकिन तृप्ति नहीं है। इसीलिए राहु को असीम इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और कभी ना खत्म होने वाली प्यास का प्रतीक माना गया। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी भी पैदा होती है। बहुत लोग सोचते हैं राहु सिर्फ बुरी चीजों का कारक है, बट अगर ऐसा होता तो राजनीति, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, फिल्म इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मीडिया और फॉरेन ट्रेड जैसे क्षेत्रों में राहु का इतना गहरा संबंध क्यों माना जाता। सच ये है, राहु ना पूरी तरह शुभ है ना पूरी तरह अशुभ। राहु एक शक्ति है और उस शक्ति का फल आपकी पूरी कुंडली के साथ मिलकर तय होता है। इसलिए राहु महादशा को समझने से पहले राहु को समझना जरूरी है और उससे भी पहले ये समझना जरूरी है कि राहु आखिर है क्या वो वास्तव में एक ग्रह है या उसकी हकीकत कुछ और ही है। इसी प्रश्न का उत्तर अगले चैप्टर में मिलेगा। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि राहु आखिर है क्या, ज्योतिष, विज्ञान या सबसे बड़ा भ्रम। देखो, अगर आपसे कोई पूछे राहु किस रंग का है, उसका साइज कितना है, वो सोलर सिस्टम में किस जगह पर है, तो शायद आप जवाब ही ना दे पाएं। और वजह भी सही है, क्योंकि राहु वास्तव में कोई भौतिक ग्रह है ही नहीं। ये बात एस्ट्रोनॉमी भी मानता है और वैदिक ज्योतिष भी। तो फिर सवाल उठता है, जब राहु कोई फिजिकल प्लैनेट नहीं तो उसे ग्रह क्यों कहा गया। इसका जवाब हमें वैदिक ज्योतिष की गहराई में मिलता है। देखो, सूर्य एक पथ पर चलता हुआ दिखाई देता है, चंद्र अपने अलग पाथ पे। जहां ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं ना, वहीं दो बिंदु बनते हैं, उत्तरी बिंदु राहु और दक्षिणी बिंदु केतु। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी इन्हें नॉर्थ नोड और साउथ नोड ऑफ द मून के नाम से जानती है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि इन्हें सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट्स नहीं मानते थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक जन्म कुंडलियों का अध्ययन किया और देखा कि इन बिंदुओं का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इन्हें छाया ग्रह कहा गया। अब यहाँ एक और मिथ टूटना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं छाया ग्रह का मतलब कमजोर ग्रह। बिल्कुल भी नहीं। छाया का अर्थ है ऐसा प्रभाव जिसका शरीर ना हो लेकिन असर बहुत गहरा हो। सोचिए, डर का कोई शरीर नहीं होता लेकिन उसका प्रभाव कितना गहरा होता है। सपने का कोई शरीर नहीं होता लेकिन वो पूरे दिन का मूड बदल सकता है। विचार का कोई शरीर नहीं होता लेकिन वो इतिहास बदल सकता है। राहु भी कुछ ऐसा ही है, उसका शरीर नहीं लेकिन प्रभाव बहुत गहरा माना गया है। इसी राहु और केतु के कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी होते हैं। इसीलिए पुराणों में कहा गया कि राहु सूर्य और चंद्र को ग्रहण करता है। ये कहानी सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं,
बल्कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से भी जुड़ी हुई है। अब आते हैं ज्योतिष के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। आखिर राहु रिप्रेजेंट क्या करता है? क्लासिकल ज्योतिष के अनुसार राहु का संबंध माना गया है विदेशी भाषाओं, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, मास कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, रिसर्च, पॉलिटिक्स, एविएशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, स्टॉक मार्केट, नई सोच, इनोवेशन, अनकन्वेंशनल करियर्स, मिस्टिसिज्म, सीक्रेट्स, इल्यूजन और कभी-कभी ऐसे रास्तों से जहां पहले किसी ने चलने की हिम्मत ही ना की हो। इसीलिए कई मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स राहु को इनोवेशन का ग्रह भी कहते हैं और कलयुग का देवता भी। लेकिन यहीं सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। क्या राहु सिर्फ सक्सेस देता है? नहीं। क्या राहु सिर्फ प्रॉब्लम्स देता है? ये भी नहीं। सच तो ये है, राहु जिस चीज को छूता है उसका दायरा बड़ा कर देता है। अगर कुंडली में योग शुभ हो तो अपॉर्चुनिटीज भी बड़ी हो जाती हैं। अगर योग कठिन हो तो चैलेंजेस भी बड़े हो सकते हैं। इसीलिए एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर्स कभी नहीं कहते स्ट्रॉन्ग राहु मतलब अच्छी लाइफ या वीक राहु मतलब बुरी लाइफ। प्रिडिक्शन ना हमेशा पूरी कुंडली देखकर ही की जाती है। अब एक और बहुत कॉमन मिथ, क्या राहु हमेशा फॉरेन सेटलमेंट देता है? नहीं। राहु फॉरेन कनेक्शन का कारक जरूर है, लेकिन परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट तभी स्ट्रांगली दिखता है जब 7th, 9th, 12th भाव उनके स्वामी हो और अन्य योग भी उस बात को सपोर्ट करे। इसी तरह हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन का स्ट्रॉन्ग राहु हो ये भी जरूरी नहीं है, और हर स्ट्रॉन्ग राहु वाला बिजनेसमैन ही बने ये भी जरूरी नहीं है। यही वजह है कि ज्योतिष को प्रेडिक्शन से पहले एनालिसिस का शास्त्र कहा गया है। अब सवाल ये है, अगर राहु इतना पावरफुल है तो उसकी महादशा के 18 साल इंसान की जिंदगी में क्या क्या बदलते हैं। और कुछ लोग इसी दौरान आसमान छू लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी पहचान तक खो देते हैं। इसी से शुरू होती है राहु महादशा की असली कहानी। देखिए, अब हम पहुंच गए हैं राहु महादशा के 18 साल की अवधि में। ठीक है जी। अब ये वो हिस्सा है जिसके लिए शायद आपने ये वीडियो शुरू की थी, राहु महादशा। राहु की महादशा 18 साल तक चलती है। ये सबसे लंबी महादशा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली महादशाओं में से एक जरूर है, और इसका एक कारण है। राहु अक्सर इंसान को उस रास्ते पर ले जाता है जहां वो पहले कभी गया ही ना हो। लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं। क्या राहु महादशा शुरू होते ही जिंदगी खराब हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो दुनिया के कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, साइंटिस्ट, फिल्म पर्सनालिटी, नेता और एंटरप्रेन्योर्स अपनी सबसे बड़ी सफलता इसी दौरान कैसे हासिल करते? और अगर राहु सिर्फ सफलता देता है तो इतने लोग इसी महादशा में संघर्ष क्यों करते? सच क्या है? सच ये है, राहु महादशा ना अच्छी होती है ना बुरी, ये मल्टीप्लायर होती है। ये उसी बीज को बड़ा करती है जो आपकी कुंडली में पहले से मौजूद है। इसीलिए प्रेडिक्शन देने से पहले एक एक्सपीरियंस्ड ज्योतिष सबसे पहले देखता है राहु किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, उसका डिस्पोजिटर कितना मजबूत है, किन ग्रहों के साथ युति बना रहा है, किन ग्रहों की दृष्टि उस पर है, नौमांश में उसकी स्थिति क्या है और उस समय कौन सी अंतर्दशा चल रही है। यही वजह है कि दो लोग एक ही दिन राहु महादशा में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उनकी कहानियां बिल्कुल अलग हो सकती हैं। अब देखते हैं आमतौर पर राहु महादशा में किस प्रकार के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। पहला पैटर्न, अचानक बदलाव, जॉब चेंज, करियर शिफ्ट, बिजनेस एक्सपेंशन, नया शहर, नया देश, नए लोग, नया नेटवर्क। कई बार इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, मैं तो कभी इस डायरेक्शन में आना ही नहीं चाहता था। ये राहु की प्रकृति है, ये फेमिलियर से ज्यादा अनफेमिलियर की तरफ धकेलता है। नेक्स्ट, दूसरा पैटर्न, बड़ी अपॉर्चुनिटीज। अगर राहु शुभ स्थिति में हो तो इसी दौरान अचानक प्रमोशन, पब्लिक रिकॉग्निशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्रोथ, ऑनलाइन बिजनेस का एक्सपेंशन या इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल सकता है। इसीलिए मॉडर्न युग में राहु को डिजिटल रेवोल्यूशन से भी जोड़कर देखा जाता है। तीसरा पैटर्न, बड़ी परीक्षा। राहु सिर्फ मौके नहीं देता, डिसीजन भी टेस्ट करता है। गलत पार्टनरशिप, गलत इन्वेस्टमेंट, गलत एडवाइजर, ये बिना रिसर्च के लिया गया रिस्क महंगा पड़ सकता है। इसीलिए राहु महादशा में जल्दी लिए गए फैसले सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। चौथा पैटर्न, आइडेंटिटी शिफ्ट। ये पॉइंट ना बहुत इंटरेस्टिंग है। कई लोग राहु महादशा के एंड तक वही इंसान नहीं रहते जो शुरुआत में थे। प्रोफेशन बदल जाता है, सोच बदल जाती है, गोल बदल जाते हैं, कभी कभी पूरा जीवन ही नए ट्रैक पर आ जाता है।
और शायद इसीलिए राहु महादशा को ट्रांसफॉर्मेशन का दौर भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपसे कोई कहे कि राहु महादशा में ये पक्का होगा तो सावधान हो जाइए। ज्योतिष कभी 100% गारंटी की भाषा नहीं बोलता, क्योंकि प्रिडिक्शन सिर्फ महादशा से नहीं होते, उसमें गोचर भी जुड़ता है, अंतर्दशा भी जुड़ती है, अष्टक वर्गा भी देखा जाता है, योग भी देखे जाते हैं और सबसे बढ़कर पूरी जन्म कुंडली। इसीलिए एक जिम्मेदार ज्योतिष कभी भी सिर्फ राहु महादशा देखकर बड़ा प्रिडिक्शन नहीं देता। लेकिन अब एक प्रैक्टिकल सवाल, अगर राहु महादशा इतनी पावरफुल है तो सबसे ज्यादा असर जिंदगी के किस एरिया पे पड़ता है? करियर पे, पैसे पे, मैरिज पे, हेल्थ पे, बच्चों पे, फॉरेन सेटलमेंट पे या स्पिरिचुअल ग्रोथ पे? चलिए अब इन सब पर एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। अब तक हमने समझा कि राहु महादशा का फल सबके लिए एक जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जीवन के क्षेत्र हैं जहां राहु का प्रभाव ना बार बार देखने को मिलता है। और शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो लगभग हर कंसल्टेशन में पूछा जाता है, करियर। क्या राहु महादशा में करियर बन सकता है? जवाब है हाँ, और कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा करियर ब्रेक थ्रू इसी दौरान मिलता है। अगर राहु 10वें भाव में, 11वें भाव में या उनके स्वामी से शुभ संबंध बना रहा हो तो प्रमोशन, लीडरशिप रोल, मास रिकॉग्निशन, कॉर्पोरेट ग्रोथ या बिजनेस एक्सपेंशन के योग मजबूत हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, फिल्म इंडस्ट्री, ये सब राहु के नेचुरल डोमेन्स माने जाते हैं। इसीलिए आज के डिजिटल युग में स्ट्रॉन्ग राहु वाले लोग कई बार बिल्कुल नए इंडस्ट्रीज में अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन राहु एक और चीज भी करता है, वो शॉर्टकट्स का लालच देता है और यही बहुत लोग गलती कर देते हैं। इस महादशा में टैलेंट के साथ इंटेग्रिटी भी उतनी ही जरूरी होती है। नेक्स्ट, पैसा या फाइनेंसेस। देखो, सबसे बड़ा मिथ, राहु महादशा मतलब पैसा ही पैसा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। और राहु महादशा मतलब फाइनेंशियल लॉस, ये भी नहीं है। सच ये है, राहु अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल कैसे करना है ये आपका काम है, ये आपका कर्म है, आपकी बुद्धि और पूरी कुंडली पर निर्भर करता है। अगर धन भाव, लाभ भाव और उनके स्वामी सपोर्ट करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल ग्रोथ भी पॉसिबल है। लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन या बिना प्लानिंग के रिस्क नुकसान भी करा सकते हैं। इसीलिए राहु महादशा में फाइनेंशियल डिसिप्लिन लग्जरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, नेक्स्ट आता है मैरिज और रिलेशनशिप्स। देखो, राहु का संबंध अनकन्वेंशनल चीजों से माना गया है। इसीलिए इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, फॉरेन स्पाउस, एज गैप रिलेशनशिप या बिल्कुल अलग बैकग्राउंड के पार्टनर का योग कई कुंडलियों में राहु के प्रभाव से देखने को आपको मिल जाता है। और मैं बता सकती हूँ, जितनी कुंडलियां मैंने अभी तक देखी हैं, अगर आपका राहु 7वें घर में बैठा है तो आप देखोगे कि आपका जो पार्टनर है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से ही होगा। बट मैंने अभी तक यही ऑब्जर्व किया है, पर ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। अगर 7वें भाव में उसका स्वामी और शुक्र सपोर्ट करें तभी ये वाले योग मजबूत होते हैं। और अगर राहु परेशान हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ट्रस्ट इश्यूज, सीक्रेट्स या रिलेशनशिप में कंफ्यूजन भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए सिर्फ राहु देख के मैरिज का प्रेडिक्शन कभी भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है हेल्थ। देखो, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां लोग सबसे ज्यादा डर जाते हैं। क्लासिकल ज्योतिष के अनुसार राहु का जो संबंध है वो एलर्जीज, स्किन डिसऑर्डर, टॉक्सिन्स, अननोन इलनेस, मेंटल रेस्टलेसनेस, ऑब्सेशंस और एडिक्शन से भी माना गया है। लेकिन हेल्थ का जजमेंट कभी भी सिर्फ राहु से नहीं होता। लग्न, लग्नेश, 6ठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, उनके स्वामी और गोचर सब मिलके ना एक तस्वीर बनाते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया के एक रील को देख के ना हेल्थ को लेकर टेंशन लेना स्टुपिडिटी कहलाता है। कभी भी मत कीजिएगा, ठीक है जी। और हेल्थ को लेके कोई भी निष्कर्ष वीडियोस को देख के मत निकालना, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। नेक्स्ट, फॉरेन सेटलमेंट। शायद राहु से जुड़ा हुआ सबसे फेमस टॉपिक फॉरेन सेटलमेंट है और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड भी यही किया गया है। देखो, राहु फॉरेन कनेक्शन जरूर देता है, फॉरेन क्लाइंट्स देता है, फॉरेन कंपनीज देता है, इंटरनेशनल ट्रैवल भी कराता है, ग्लोबल बिजनेस, ऑनलाइन इंटरनेशनल ऑडियंस, ये सब राहु के दायरे में आते हैं। लेकिन परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट के लिए अक्सर 7th हाउस, 9th और 12th हाउस उनके स्वामी और संबंध योग भी देखने पड़ते हैं। इसीलिए हर स्ट्रॉन्ग राहु फॉरेन सेटलमेंट नहीं देता, लेकिन फॉरेन कनेक्शन जरूर मजबूत कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखो, ये पॉइंट ना बहुत लोगों को सरप्राइज करेगा। राहु को सिर्फ मटेरियल ग्रह माना जाता है, लेकिन कई लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी भी इसी महादशा में शुरू होती है। क्यों? क्योंकि जब इंसान दुनिया की बहुत सी इच्छाओं को जी लेता है
तब कई बार उसके अंदर एक नया क्वेश्चन जन्म लेता है, बस इतना ही। और वही क्वेश्चन उसे अध्यात्म की तरफ ले जा सकता है। इसीलिए कई संत महात्मा इनकी जर्नी में भी राहु का एक महत्वपूर्ण योगदान देखा गया है। अब तक हमने देखा कि राहु महादशा लाइफ के किन किन एरियाज को प्रभावित कर सकती है, लेकिन अब सबसे टेक्निकल और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्यों दो लोगों की राहु महादशा के रिजल्ट इतने अलग होते हैं? इसका जवाब छुपा है राहु किस भाव में है, किस राशि में है और किस ग्रह के साथ बैठा है। यहीं से प्रिडिक्शन की असली कला शुरू होती है। देखो, अब तक हमने सिर्फ राहु की प्रकृति समझी, लेकिन अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां से एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन देना शुरू करता है। सबसे पहला सवाल, राहु किस भाव में बैठा है? ध्यान रखिए, अब जो मैं बताने जा रही हूँ ये जनरल इंडिकेशंस हैं। फाइनल प्रिडिक्शन हमेशा लग्न, भाव, राशि, दृष्टि, युति, नौमांश और पूरी कुंडली देखकर ही की जाती है, लेकिन फिर भी हर भाव में राहु की एक नेचुरल टेंडेंसी जरूर होती है। हम उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। राहु अगर आपके लग्न में हो तो ऐसा इंसान अक्सर अलग पहचान बनाना चाहता है। उसमें कॉन्फिडेंस भी हो सकता है और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी। लोग उसे इग्नोर नहीं कर पाते, या तो बहुत पसंद करते हैं या बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज। राहु लग्न में हो तो इंसान की पर्सनैलिटी ही उसकी पहचान बन सकती है। अब अगर राहु हो आपके सेकेंड हाउस में, दूसरा भाव धन, वाणी, कुटुंब और वैल्यूज का है, यहाँ राहु हो तो फाइनेंशियल एम्बिशंस बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, स्पीच पावरफुल हो सकती है, लेकिन कभी कभी फैमिली डायनेमिक्स या फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिल सकते हैं। राहु इन थर्ड हाउस, कई क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर्स इस स्थिति को काफी सपोर्टिव मानते हैं। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, मीडिया, राइटिंग, सेल्स, सोशल मीडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये सब मजबूत हो सकते हैं। ऐसा इंसान नए एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल नहीं घबराता। राहु इन फोर्थ हाउस, चौथा भाव माँ, प्रॉपर्टी, घर, इनर पीस का है। यहाँ राहु कभी फॉरेन प्रॉपर्टी का योग दे सकता है, कभी बार बार रेजिडेंस चेंज करा सकता है, कभी लग्जूरियस लाइफस्टाइल की इच्छा, और अगर परेशान हो तो इमोशनल रेस्टलेसनेस भी दे सकता है। राहु अगर आपके 5वें घर में हो तो एजुकेशन, क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, स्पेक्युलेशन, इस भाव में राहु क्रिएटिव इंटेलिजेंस को यूनिक बना सकता है। फिल्म, कंटेंट क्रिएशन, क्रिएटिव बिजनेस, स्टॉक मार्केट, स्पेक्युलेशन, इन सब में आपको इंटरेस्ट दे सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी बढ़ा सकता है। अगर राहु आपके 6ठे घर में हो तो देखिए, ऋण, रोग, शत्रु, कंपटीशन, कई क्लासिकल इंटरप्रिटेशंस के अनुसार यहाँ राहु कंपटीशन में जीत की शक्ति दे सकता है। लीगल मैटर, पॉलिटिक्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉर्पोरेट राइवलरी, यहाँ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन हेल्थ को इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है अगर राहु आपके 6ठे घर में है तो। अब जानते हैं राहु इन द 7th हाउस, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्लेसमेंट, मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप, पब्लिक डीलिंग, फॉरेन स्पाउस, अनकन्वेंशनल मैरिज या इंटरनेशनल बिजनेस के योग कुंडली के अनुसार यहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप जजमेंट के लिए सिर्फ राहु देखना कभी काफी नहीं होता, ठीक है जी। तो अगर आपका 7वें घर में है राहु तो प्लीज आप कुंडली दिखा दीजिएगा, बेसिक या जनरल नॉलेज पे मत जाइएगा। राहु अगर आपके 8वें घर में हो तो रिसर्च, मिस्टिसिज्म, अकल्ट, हिडन वेल्थ, सडन इवेंट्स, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, ये सब इस भाव के विषय हैं। इसीलिए कई रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर, अकल्ट प्रैक्टिशनर्स और एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में भी इस प्लेसमेंट को देखा गया है, लेकिन ये भाव प्रिडिक्शन में सबसे अधिक सावधानी मांगता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, राहु अगर आपके 9वें घर में हो तो देखिए, 9वां घर होता है भाग्य का, गुरु, धर्म, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, हायर लर्निंग, यहाँ राहु ट्रेडिशनल बिलीफ को चैलेंज कर सकता है। फॉरेन एजुकेशन, इंटरनेशनल एक्सपोजर या एक बिल्कुल अलग स्पिरिचुअल पाथ की तरफ ले जा सकता है। राहु इन द 10th हाउस, आपने ना सुना होगा राहु 10 में तो दुनिया बस में, तो ये प्लेसमेंट करियर डिस्कशंस में बहुत प्रसिद्ध है। 10वां भाव कर्म, प्रोफेशन, अथॉरिटी और पब्लिक इमेज का है। यहाँ राहु मास पॉपुलैरिटी, कॉर्पोरेट सक्सेस, पॉलिटिकल राइज, डिजिटल इन्फ्लुएंस, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिक रिकग्निशन दे सकता है। अगर पूरी कुंडली सपोर्ट करे तो ये सब आपको मिल सकता है। इसलिए कई सेलिब्रिटीज, बिजनेस लीडर्स और पब्लिक फिगर्स की कुंडलियों में ना 10वें भाव का राहु डिस्कस डेफिनेटली किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, राहु इन द 11th हाउस, लाभ, इनकम, नेटवर्क, फ्रेंड्स, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ राहु नेटवर्किंग एबिलिटी को बहुत बढ़ा सकता है।
इन्फ्लुएंस, इनकम, लार्ज ऑडियंस, ग्लोबल रीच, ये सब स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन लालच और गलत एसोसिएशन से बचना भी उतना ही जरूरी होता है अगर 11वें भाव में आपका राहु बैठा है तो। नेक्स्ट, राहु अगर आपके 12वें घर में हो तो फॉरेन लैंड्स, आइसोलेशन, हॉस्पिटल्स, मेडिटेशन, मोक्ष, एक्सपेंसेस, यहाँ राहु फॉरेन रेजिडेंस, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स, रिसर्च या हिडन एक्टिविटीज की तरफ ले जा सकता है। लेकिन एक्सपेंसेस और मेंटल पीस पर भी ध्यान देना पड़ता है। देखिए, अब शायद आप समझ गए होंगे क्यों सिर्फ इतना कह देना मेरी राहु महादशा चल रही है प्रिडिक्शन के लिए काफी नहीं होता। सबसे पहले सवाल होना चाहिए राहु किस घर में बैठा है। लेकिन अभी तस्वीर अधूरी है क्योंकि घरों के बाद, भाव के बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है राशि। राहु मेष में हो या वृषभ में हो या मिथुन में हो, उसकी कहानी बदल सकती है। और उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर आता है राहु किस ग्रह के साथ बैठा है। यहीं से प्रेडिक्शन और गहरी हो जाती है। देखिए, अब तक हमने देखा कि राहु किस भाव में है, या प्रेडिक्शन का पहला बड़ा आधार हम घर को ही मानते हैं, राहु किस भाव या किस घर में बैठा है। लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड ज्योतिषी यही नहीं रुकता। अगला सवाल होता है कि राहु किस राशि में बैठा है, और उससे भी बड़ा सवाल राहु किस ग्रह के साथ बैठा है। यहीं से प्रेडिक्शन जनरल नहीं पर्सनल होना शुरू होता है। ध्यान रखिए, अब जो बातें मैं बताने जा रही हूँ अगेन ये जनरल टेंडेंसीज ही हैं। फाइनल प्रेडिक्शन के लिए पूरी कुंडली देखना हमेशा जरूरी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राहु इन एरीज यानी मेष। यहाँ राहु ना व्यक्ति को बोल्ड डिसीजंस लेने की हिम्मत दे सकता है। लीडरशिप, कंपटीशन, रिस्क टेकिंग और जल्दी एक्शन लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। लेकिन अगर मंगल कमजोर हो तो इम्पेशंस और इम्पल्सिव डिसीजन से बचना जरूरी होता है। नेक्स्ट, अगर आपका राहु टॉरस यानी वृषभ राशि में बैठा हो तो वृषभ का संबंध धन, कंफर्ट और रिसोर्सेज से माना जाता है। यहाँ राहु मटेरियल ग्रोथ की इच्छा को बहुत मजबूत कर सकता है। लग्जरी, बिजनेस, ब्रांड वैल्यू और फाइनेंशियल एक्सपेंशन के योग बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका राहु जेमिनी यानी मिथुन राशि में हो तो कम्युनिकेशन, मीडिया, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग या प्लेसमेंट मॉडर्न दुनिया में काफी पावरफुल माना जाता है। कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स, मार्केटर्स और कम्युनिकेटर्स के लिए ये एक इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है जी। अब अगर राहु आपका कर्क राशि यानी कैंसर में हो तो यहाँ इमोशंस और एम्बिशंस का ना बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फैमिली और करियर के बीच कभी कभी उलझन भी आ सकती है। अगर चंद्र मजबूत हो तो इंट्यूशन भी रिमार्केबल हो सकता है। चलिए, अगर राहु आपका बैठा हो सिंह राशि में यानी कि लियो में तो यहाँ पे रिकग्निशन, लीडरशिप, अथॉरिटी, पब्लिक इमेज, यहाँ ना राहु नाम और पहचान की इच्छा को बहुत बड़ा कर सकता है। अगर सूर्य मजबूत हो तो लीडरशिप का योग, और अगर सूर्य कमजोर हो तो ईगो क्लैशेस भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका राहु वर्गो यानी कन्या में हो, एनालिसिस, डेटा, रिसर्च, हेल्थ, सिस्टम्स या प्लेसमेंट डिटेल ओरिएंटेड सोच दे सकता है। टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स से जुड़े लोगों के लिए ये प्लेसमेंट काफी उपयोगी माना जाता है। अब अगर राहु हो आपके लिब्रा में या पाइसेस, अब राहु अगर लिब्रा में हो और पाइसेस तक, हम इसको इकट्ठा ही करेंगे फटाफट खत्म। हर राशि अपना अलग रंग देती है, लेकिन याद रखिए सिर्फ राशि देखकर प्रिडिक्शन करना भी उतना ही अधूरा है जितना सिर्फ भाव देखकर। इसीलिए अब आते हैं प्रिडिक्शन के तीसरे और सबसे पावरफुल फैक्टर पे, युति यानी राहु किस ग्रह के साथ बैठा है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी अगर आपका स्पेसिफिक है जो कवर नहीं हुआ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अलग से बता दूंगी। बट अभी के लिए हम राहु और सूर्य देखते हैं। अगर ये आपके साथ बैठे हो तो ये कॉम्बिनेशन ना अथॉरिटी और आइडेंटिटी को स्ट्रांगली एक्टिवेट करता है। गवर्नमेंट, लीडरशिप, पॉलिटिक्स, पब्लिक इमेज, ये सब जीवन के बड़े थीम्स बन सकते हैं। लेकिन फादर से संबंध या अथॉरिटी फिगर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी पॉसिबल हैं। अगर योग कठिन हो तो ये वाली सिचुएशन डेफिनेटली आती है। राहु अगर चंद्र के साथ हो तो इस योग को लेके ना बहुत भ्रम फैलाया जाता है। हाँ, मेंटल रेस्टलेसनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन इसी योग के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजिनेशन, क्रिएटिव थिंकिंग और मास साइकोलॉजी को समझने की शक्ति भी देखी गई है। इसीलिए इस योग को सिर्फ नेगेटिव कह देना क्लासिकल ज्योतिष के साथ न्याय नहीं होगा। अब जानते हैं राहु और मंगल की युति। देखो, एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, कंपटीशन का लेवल भी। ये कॉम्बिनेशन ना आर्मी, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, स्टार्टअप या एग्रेसिव बिजनेस एक्सपेंशन में मदद कर सकता है। लेकिन गुस्सा और इम्पल्सिव डिसीजंस कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट, राहु और बुध
देखिए, कम्युनिकेशन, बिजनेस, ट्रेडिंग, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, ये योग मॉडर्न करियर्स के लिए बहुत रेलेवेंट माना जाता है। अगर बुध मजबूत हो ना तो स्ट्रैटेजी भी मजबूत होती है। नेक्स्ट है राहु और गुरु। इस कॉम्बिनेशन को ना लोग अक्सर सिर्फ गुरु चंडाल योग कहकर डर जाते हैं, लेकिन हर राहु गुरु युति गुरु चंडाल योग की तरह काम करे ये क्लासिकल ज्योतिष भी नहीं कहता। यहाँ सब कुछ निर्भर करता है राशि, भाव, स्ट्रेंथ और पूरी कुंडली पर। स्ट्रॉन्ग गुरु राहु को डायरेक्शन दे सकता है, कमजोर गुरु गलत गाइडेंस भी दे सकता है। तो अब जानते हैं राहु और शुक्र। देखिए, लग्जरी, सिनेमा, फैशन, ब्यूटी, डिजाइन, एंटरटेनमेंट, ये सब स्ट्रांगली एक्टिवेट हो सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ। कई सेलिब्रिटीज की कुंडलियों पर भी रिसर्च की गई है, लेकिन भोग और बैलेंस के बीच की रेखा को समझना यहाँ पे बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं राहु और शनि। ये कॉम्बिनेशन ना सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कॉम्बिनेशंस में से एक है। शनि डिसिप्लिन देता है, राहु एम्बिशन देता है। अगर दोनों सही स्थिति में हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग टर्म सक्सेस दे सकते हैं, और अगर कठिन स्थिति में हो तो प्रेशर, डिले और कार्मिक चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को देखकर कभी भी जल्दबाजी में प्रेडिक्शन नहीं देनी चाहिए। देखिए, अब ना तस्वीर लगभग पूरी हो चुकी है। हम समझ चुके हैं राहु क्या है, राहु महादशा क्या है, भाव क्या है, राशि क्या है, युति क्या है। लेकिन अभी एक फैक्टर बाकी है जिसे इग्नोर करके कोई भी प्रेडिक्शन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। वो है अंतरदशा। क्योंकि 18 साल की राहु महादशा एक ही कहानी नहीं होती, ये 9 अलग अलग अध्यायों का सफर होती है और हर अध्याय एक नई दिशा लेकर आता है। अगर महादशा एक किताब है तो अंतरदशा उसके चैप्टर्स हैं। किताब वही रहती है, लेकिन हर चैप्टर की कहानी अलग होती है। इसीलिए कई लोग कहते हैं मेरी महादशा राहु की शुरुआत बहुत अच्छी थी, और कुछ लोग कहते हैं कि आखिर के साल सबसे अच्छे निकले। ये सब अंतरदशा की वजह से भी हो सकता है। चलिए, हर अंतरदशा को ना एकदम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। राहु के साथ अगर हो तो राहु महादशा, राहु अंतरदशा, ये महादशा का एकदम शुरुआती और सबसे पावरफुल फेज माना जाता है। राहु अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करता है। लाइफ डायरेक्शन बदल सकती है, करियर शिफ्ट, फॉरेन कनेक्शन, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज या अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, सब कुछ राहु की नेटल पोजीशन पे निर्भर करता है। ये फेज अक्सर एक बात करता है, अब पुराने तरीके से जिंदगी नहीं चलेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, राहु महादशा, गुरु अंतरदशा। देखिए, गुरु ज्ञान, धर्म, मैरिज, चिल्ड्रन और विजडम का कारण है। अगर गुरु मजबूत हो तो राहु को डायरेक्शन मिलती है। एजुकेशन, मैरिज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटरशिप और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। लेकिन कमजोर गुरु गलत एडवाइजर्स, फेक गुरुज या लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी लेके आ सकता है। तो अगेन आपकी कुंडली में गुरु कैसा है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। राहु की महादशा हो और शनि की अंतरदशा। देखिए, ये फेज ना अक्सर लोगों को डरा देता है, लेकिन हर राहु शनि बुरा नहीं होता। शनि डिसिप्लिन मांगता है, राहु एक्सपेंशन चाहता है। अगर दोनों में बैलेंस हो तो लॉन्ग टर्म सक्सेस, कॉर्पोरेट ग्रोथ, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन या अथॉरिटी मिल सकती है। लेकिन शॉर्टकट लेने की कोशिश यहाँ आपको महंगी डेफिनेटली पड़ेगी। ठीक है जी। अब अगर बुध की अंतरदशा आपकी आती है तो बिजनेस, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडिया, कंसल्टिंग, ट्रेडिंग, ये फेज ना इन सेक्टर्स के लिए काफी प्रोडक्टिव हो सकता है। अगर बुध आपका स्ट्रॉन्ग है तो नेगोशिएशन और डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव होती है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और कम्युनिकेशन एरर, इन सब से आपको बचना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपकी राहु महादशा और बुध की अंतरदशा चल रही है तो आपको बहुत विजिलेंट रहने की जरूरत है। नेक्स्ट, अगर आपकी राहु की महादशा है और केतु की अंतरदशा, देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग अंतरदशा है। एक तरफ राहु जो दुनिया की तरफ खींचता है, दूसरी तरफ केतु जो अंदर की तरफ लेके जाता है। कई लोग इसी फेज में ना अपनी प्रायोरिटीज बदल लेते हैं। मटेरियल सक्सेस के बाद भी लाइफ का पर्पस ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है शुक्र की अंतरदशा। लग्जरी, रिलेशनशिप्स, व्हीकल, प्रॉपर्टी, क्रिएटिव इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, ये सब एक्टिवेट हो सकता है अगर कुंडली सपोर्ट करे। तो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और कंफर्ट्स आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन भोग और डिसिप्लिन के बीच बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राहु महादशा और शुक्र की अंतरदशा में। अब राहु महादशा और सूर्य की अंतरदशा अगर हो तो अथॉरिटी, गवर्नमेंट, लीडरशिप, रिकग्निशन, प्रमोशन, पब्लिक इमेज, ये सब इस फेज में हाईलाइट हो सकते हैं। अगर सूर्य आपका मजबूत हो तो लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, और अगर सूर्य आपका मजबूत नहीं है तो ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स या अथॉरिटी इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं।
अब चंद्र की अंतर्दशा अगर हो तो राहु महादशा, मून अंतर्दशा, ये अंतर्दशा ना इमोशनल लेवल पर काम करती है, क्योंकि चंद्र क्या है, मन है आपका, तो फैमिली, मेंटल पीस, मदर, रेजिडेंस, इमोशनल बैलेंस, ये सब टॉपिक्स ना सामने आ जाएंगे आपके। स्ट्रॉन्ग अगर होगा आपका चंद्र तो आपका ये इंट्यूशन बढ़ाएगा। अगर चंद्र आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो ये कंफ्यूजन और इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी दे सकता है। अब आते हैं अगर आपकी मंगल की अंतर्दशा चल रही है तो देखिए, महादशा का एनर्जेटिक फेज, कंपटीशन, बिजनेस एक्सपेंशन, प्रॉपर्टी मैटर्स, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, लीडरशिप, ये सब एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन एग्रेशन और इम्पल्सिव एक्शन से बचना बहुत जरूरी होता है अगर आपकी राहु महादशा और मंगल की अंतर्दशा हो तो। देखिए, अब शायद ना आप समझ गए होंगे क्यों एक ही राहु महादशा दो अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग अनुभव लेकर आती है, क्योंकि प्रेडिक्शन सिर्फ महादशा से होता ही नहीं है। महादशा, अंतर्दशा, गोचर और पूरी जन्म कुंडली मिलके फाइनल पिक्चर बनाते हैं। लेकिन अभी एक आखिरी सवाल बाकी है, अगर किसी की राहु महादशा चल रही हो तो उसे क्या करना चाहिए? क्या वैदिक ज्योतिष में कोई उपाय है? लाल किताब क्या कहती है? और सबसे जरूरी, कौन सी गलतियां हैं जो राहु महादशा के दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस वीडियो के एंड में। ठीक है जी, अब तक देखो हमने राहु को समझ लिया, उसका जन्म कैसे हुआ, प्रकृति क्या है, महादशा, भाव, राशि, युति, अंतर्दशा। अब बात करेंगे उस सवाल की जो हर दूसरा इंसान पूछता है, अगर मेरी राहु महादशा चल रही है तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात, कोई भी उपाय कर्म का रिप्लेसमेंट नहीं होता। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह हमारे कर्मों का फल देने का एक माध्यम है, इसीलिए उपाय का उद्देश्य ग्रहों को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को बैलेंस करना है। इसी सोच के साथ अब देखते हैं कुछ जो वैदिक उपाय हमारे पास हैं वो क्या है। सबसे पहला, राहु बीज मंत्र, ओम ब्रह्म ब्रीम भ्रूम सह राहवे नमः। इस मंत्र का जाप परंपरा के अनुसार श्रद्धा और नियम के साथ आपको करना चाहिए, लेकिन मंत्र की संख्या क्या हो, अनुष्ठान और विधि, ये आप अपनी कुंडली दिखाइए किसी को और उनसे पूछकर ही आपको ये शुरू करना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है माँ दुर्गा की उपासना। देखिए, कई क्लासिकल परंपराओं में ना माँ दुर्गा की आराधना को राहु की कठिन ऊर्जा को संतुलित करने वाला माना गया है। विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ, ये श्रद्धा के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। आप ये पाठ करिए, माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, आई एम श्योर आपको फील होगा कि आप बेटर फील कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है भगवान शिव और काल भैरव। देखिए, कई संप्रदायों में भगवान शिव की भक्ति और काल भैरव जी की आराधना को भी राहु से संबंधित कष्टों को कम करने वाला माना गया है, लेकिन ये परंपरा और गुरु के अनुसार बदल सकती है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही करना है। ये अगेन आप अपनी पूरी कुंडली दिखाइए, उसमें आपके इष्ट देव कौन है, किनकी प्रेयर से आपको बेनिफिट मिलेगा, ये सब आप अपनी कुंडली के हिसाब से, आई एम श्योर आप जब भी दिखाएंगे ज्योतिष आपको पर्सनलाइज्ड उपाय जरूर देंगे। ठीक है जी। अब आते हैं दान। कई परंपराओं में काले तिल, सरसों का तेल, नीला या काला कंबल, नारियल और जरूरतमंदों की सेवा को राहु से संबंधित दान माना गया है। लेकिन याद रखिए, दान ना कभी भी दिखावा नहीं होना चाहिए। दान का जो बेस है ना, जो मूल है, वो करुणा है, वो फीलिंग है, वो दया है। ठीक है। अब बात करते हैं लाल किताब की। यहाँ ना एक बात बहुत स्पष्ट करना, क्लियर करना जरूरी है। लाल किताब ना एक अलग परंपरा है, इसके उपाय पराशरी ज्योतिष के नियमों से अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। लाल किताब में राहु के लिए कई उपाय मिलते हैं, जैसे काले कुत्ते को रोटी खिलाना, जौ और नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित करना, जरूरतमंदों को कंबल दान करना, घर में सफाई और अंधेरे को कम रखना, झूठ और धोखे से दूर रहना। लेकिन अगेन, हर उपाय हर कुंडली के लिए सही हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए अपनी कुंडली चेक करवाइए। किसी भी उपाय को अंधविश्वास की तरह फॉलो बिल्कुल मत कीजिएगा। हाँ, कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जो जेनेरिक है, कि आप अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखिए, जरूरतमंदों को आप कंबल दान कर सकते हैं। ठीक है, आप डॉग्स को फीड करिए, ये सारे उपाय हैं जो आप जेनेरिक उसमें कर सकते हैं। ठीक है जी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस पूरे एपिसोड की, कि अगर आपकी राहु महादशा है तो इसमें कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो इंसान कर सकता है और आपको इससे डेफिनेटली बचना चाहिए। ठीक है, ये सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है इस पूरी वीडियो का। अगर आप राहु महादशा से गुजर रहे हैं तो इन बातों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। पहली गलती, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट करना।
दूसरी गलती, हर चमकने वाली अपॉर्चुनिटी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान लेना। तीसरी गलती, गलत लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेना। राहु कई बार लोगों के रूप में भी परीक्षा लेता है। चौथी गलती, ईगो में आके एडवाइस लेना बंद कर देना। पांचवी गलती, शॉर्टकट्स, फ्रॉड्स, टैक्स मैनिपुलेशन या किसी भी प्रकार का अनएथिकल काम। राहु शायद कुछ टाइम के लिए फायदा दे, लेकिन उसकी कीमत वो वसूल डेफिनेटली करता है। छठी गलती, एडिक्शंस को इग्नोर करना है, चाहे वो अल्कोहल हो, ऑनलाइन गैम्बलिंग हो, ट्रेडिंग एडिक्शन हो या सोशल मीडिया एडिक्शन। ये वाली गलती बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेक श्योर करिए कि आप इस चीज को ना करें। सातवीं गलती, हेल्थ के वार्निंग साइंस को नजरअंदाज करना। आठवीं गलती, हर इंटरनेट प्रेडिक्शन को अपनी कुंडली पे लागू मान लेना, जो कि मैंने पहले भी बोला ऐसा नहीं होता। जेनेरिक आप समझ सकते हो, ठीक है, बट अगर आप रेमेडीज चाहते हो तो आपको डेफिनेटली अपनी पर्सनलाइज कुंडली दिखानी चाहिए। नौवीं गलती, सिर्फ राहु को देख के पूरी जिंदगी का फैसला कर लेना। याद रखिए, एक ग्रह पूरी कुंडली नहीं होता। और 10वीं सबसे बड़ी गलती, राहु से डरना। देखिए, वैदिक ज्योतिष कभी भी ग्रहों से डरना नहीं सिखाती, वो उन्हें समझना सिखाती है, जो कि आज मैंने अपनी इस वीडियो में भी ट्राई किया कि आपको मैं जितना हो सके राहु को समझा पाऊं। ठीक है जी, यही इस पूरी वीडियो का सार है। राहु ना आपका दुश्मन है ना आपका रक्षक, वो आपकी कुंडली का एक शक्तिशाली तत्व है, जो कभी आपकी सीमाओं को तोड़ता है, कभी आपकी सोच को बदलता है, कभी आपको दुनिया देता है और कभी दुनिया की हकीकत दिखा देता है। इसीलिए अगर आज का एपिसोड सिर्फ एक बात याद रखनी हो आपको, अगर आज के एपिसोड से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि राहु महादशा का फल कभी भी सिर्फ राहु तय नहीं करता, उसका फल पूरी कुंडली, गोचर, अंतर्दशा और सबसे बढ़ के आपके कर्म मिलकर तय करते हैं। इसीलिए राहु से डरिए मत, उसे समझिए और जब समझ आ जाए तो अपनी कुंडली को डर की नजर से नहीं, ज्ञान की नजर से देखिए। और अगर आप अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।